हेलो एवरीवन। एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अपना काम जबरदस्त कर रही है। और जैसे ही एनएफआरए ने अपने एक्शंस लेना शुरू किया है, बहुत सारे सीए फर्म्स और ऑडिटर्स की नींद गायब हो गई है, खो चुके हैं अपनी नींद को, क्योंकि एनएफआरए जबरदस्त धुलाई कर रहा है, खासकर बिग फोर्स की आईएलएफएस केस में। और अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे ये केसेस और बढ़ते जाएंगे, एनएफआरए का एक्शन बढ़ता जाएगा, मुझे लगता है कि सभी ओवरऑल इंडिया में ऑडिटर्स कपकपाएंगे, थर्राएंगे, एनएफआरए के एक्शन से डरेंगे। और इस डर के वजह से क्वालिटी ऑफ ऑडिट जबरदस्त इंप्रूव होगा और ऑडिट का इंपॉर्टेंस जो अभी है उससे भी काफी बढ़ जाएगा। और अगर ऑडिट का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ता है इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इससे स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत कुछ सीखने को है, बहुत ज्यादा। ऐसे ही एक चीज ऐसे 220 में हम लोग पढ़ते हैं, इंटर में सिर्फ एक ओवरव्यू दिया जाता है और फाइनल में डिटेल में पढ़ते हैं कि लिस्टेड कंपनीज में, खासकर लिस्टेड कंपनीज में और भी चीजें, लेकिन खासकर लिस्टेड कंपनीज में जब ऑडिट टीम अपना काम खत्म कर लेती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट रेडी करती है, तो ड्राफ्ट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को एक नॉन टीम मेंबर, बाहर का व्यक्ति जो टीम में नहीं था, ऐसे आदमी को आकर ड्राफ्ट रिपोर्ट देखनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कि सब बराबर है ना। उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट मतलब असाइनमेंट। एंगेजमेंट की क्वालिटी बरकरार है ना, अच्छे से है ना, इसके ऊपर कमेंट करने के लिए EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाया जाता है। जानबूझकर एक नॉन टीम मेंबर को बुलाया जाता है। और यह पहली बार है कि जिस बंदे ने वो ऑडिट को साइन किया तो उसको तो पनिशमेंट मिली ही, लेकिन जिन्होंने EQCR, जिन्होंने एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया था, उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया। ऐसे 220 में हम पढ़ते हैं इस बात को कि कैसे आकर चीजें देखनी पड़ती है और बताना पड़ता है सब बराबर है ना। उनको बैन कर दिया है। यस, जिसने साइन किया उनको तो बैन किया ही था। देखिए, इंडियाज ऑडिट रेगुलेटर डीबार्ड रुक्षत दारूवाला, डेलॉइट इंडियाज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर थे वो, फ्रॉम द ऑडिट ऑफ ILFS फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड इम्पोज पेनाल्टी ऑफ 5 lakhs। 5 लाख की पेनाल्टी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। 5 साल तक बैन कर दिया है। 5 साल तक आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट while discharging audit duties from non-bank lender, मतलब ILFS. The National Financial Reporting Authority found Daruwala guilty of professional misconduct under the Chartered Accountant Act and penalized him for failure to highlight the loss of statutory auditors' independence and inadequacies in audit team engagement team. जिम्मेदारी होती है जाकर देखना कि जो टीम थी वो इंडिपेंडेंट थी ना, उन्होंने काम बराबर किया। बोले कुछ भी नहीं किया इन्होंने, रिव्यू बराबर नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को बराबर नहीं निभाया, ग्रॉस निग्लिजेंट थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर शो कॉज नोटिस इनको दिया गया था, लेकिन उनके जवाब से खुश नहीं थे और उनके अगेंस्ट ऑर्डर सुनाया गया। और मुझे लगता है शुरुआत है ऐसे बहुत सारे पनिशमेंट। दारूवाला failed to review the significant judgment and conclusions reached by the audit engagement team. His review wasn't in accordance with engagement quality control standards. तो इन्होंने कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए। SQC 1 होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220 होता है, इनको फॉलो नहीं किया, करना चाहिए था। ग्रॉस निग्लिजेंस, बहुत ही बुरा काम, तो इनको बैन कर दिया गया। और ये तो किया ही है,
इसके अलावा एनएफआरए ने और बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं किस तरीके से गलत। और एक मुद्दा मैं आपको बताता हूं, आईएलएफएस एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी को ये सीए फाइल में बच्चे पढ़ते और इंटर में शायद बच्चों ने कभी कहीं सुना हो, एनबीएफसीज को नेट ओन फंड्स मतलब उनका इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स ये सब मिलाकर नेट ओन फंड्स जो होता है वो कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। और कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इनको अच्छा खासा मेंटेन करना पड़ता है। अब ये लोग ये रेशियो गलत तरीके से कंप्यूट कर रहे थे, गलत तरीके से, ये सब निगेटिव हो चुका था। नेट ओन फंड्स एनबीएफसी का निगेटिव हो गया था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी निगेटिव हो गया था। अगर ये निगेटिव हो जाता है तो लाइसेंस कैंसल हो जाता है, गोइंग कंसर्न खत्म हो जाता है एनबीएफसी का। मैनेजमेंट ने धोखेबाजी की, गलत कैलकुलेशन करके आरबीआई को सबमिट किए। ये बात ऑडिटर्स को पता थी, डेलॉइट इनके पुराने ऑडिटर थे उनको भी पता थी, और केपीएमजी ने बाद में जॉइंट ऑडिटर बने केपीएमजी, उनको भी ये बात पता थी, फिर भी चुप रहे, नहीं बताया। दोनों ने इतना बड़ा नॉन कंप्लायंस है, ऐसे 250 के अंदर हम पढ़ते हैं कि नॉन कंप्लायंस है तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट लिया गया क्या, बराबर देख किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। भाई गोइंग कंसर्न खतरे में था, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट था, सीधा सीधा ऐसे 250 का नॉन कंप्लायंस है, सीधा ऐसे 250 का नॉन कंप्लायंस। फिर और सीधा सीधा फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग की है, पता था फिर भी रिपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, केपीएमजी ने ईएमपी एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ डाला, फिर अरे गलती के लिए बार बार समझा जाता है, गलती के लिए ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करो, ईएमपी नहीं डालते, फिर गलती की। अच्छा, केपीएमजी ने तो और ही खास कर दिया, बोले जॉइंट ऑडिटर की गलती है, उनको पहले से सारी बातें पता थी, पुराने ऑडिटर थे ये, दूसरे जॉइंट ऑडिटर पे अपनी गलती ढकेल दी है। गलती दोनों की है, गलती दोनों की है, लेकिन कैसे एक में के ऊपर ढकेल देते गलतियां, बहुत कुछ सीखने को है। कैसे लीगल नॉन कंप्लायंस, कैसे लीगल नॉन कंप्लायंस इन्होंने पता था, इन्होंने फिर भी इन्होंने इसको रिपोर्ट नहीं किया, 250 के अंदर गलत। एम्फसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ का कैसे इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। अरे गलती की तो मॉडिफाई करो, ईएमपी क्यों डाल रहे हो। अच्छा, ये सब तो गलत था ही, कैलकुलेशंस गलत थे। अब मैनेजमेंट ने उनको एक लेटर दिया कि हमने लेटर दिया, बेसिकली लेटर भी नहीं था, एक डॉक्यूमेंट दिया कि आरबीआई ने हमको समय दिया है कंप्लाई करने के लिए। झूठी बात, एकदम झूठी बात। उन्होंने एक इंटरनल डॉक्यूमेंट, अपना इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है, बस वो एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट बना दिया और देखो बोले आरबीआई ने हमको परमिशन दी। यहां पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी नहीं है, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप चल रहे हैं, बहुत ही गलत बात। मतलब कैसे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉलो नहीं किया, उसके ऊपर आरबीआई की सिग्नेचर नहीं, आरबीआई का स्टैंप नहीं, आरबीआई इस बात को मानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब किस किस तरीके से पुअर क्वालिटी एविडेंस, अनरिलायबल एविडेंस लेकर ये लोग चले थे। साफ साफ है, मिले हुए थे कई मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे उठे, और एज ए स्टूडेंट हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है। इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में मैंने बताया, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, क्या क्या चीजें निकल के आ रही है और कितना कुछ हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के बारे में और लॉ के बारे में। तो गाइज, आई विल कीप यू अपडेटेड।